हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले आयोगों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले आयोगों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसको कैसे हम पढ़ने वाले? हम आसान फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ने वाले। दूसरा, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आसान फ्लो चार्ट के माध्यम से, और पॉइंट वाइज इसको पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। यहाँ पर दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहला, नोट्स। नोट्स आप लोगों को बनाते चलना है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोलूंगा, है ना। तो उन चीजों को सुनते जाएं और उनके आधार पर यहाँ पर नोट्स बनाते जाएं। दूसरी चीज, जो फ्लो चार्ट जैसा बना हुआ है वैसा उसको उतारते जाएं, है ना। अपने हिसाब से भी फ्लो चार्ट को किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि एक चीज और ये है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, वीडियो क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो उसमें जल्दी समझ में आएगा। एक रिवीजन जैसा मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर चलेंगे, और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे आगे वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मानव अधिकार आयोग के बारे में देखते हैं कि मानव अधिकार आयोग शुरुआत कहाँ से है ना। मानव अधिकार आयोग कैसे बना? ठीक है, जैसे सबसे पहले तो है मानव अधिकार आयोग। ठीक है, अब मानव अधिकार आयोग को दो भागों में भारत में डिवाइड किया गया। भारत में दो भागों में डिवाइड किया हुआ है ना। सबसे पहला होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना। पहला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दूसरा है राज्य, है ना, मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग। अब उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, मानव अधिकार क्या होते हैं, तो सुनिए। किसी मनुष्य को मानव होने के नाते, है ना, मानव होने के नाते जो जन्म से अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना, जन्म से जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही अधिकार क्या कहलाते हैं, आपके मानव अधिकार होते हैं। यदि आप जन्म लिया है तो आपको कौन से अधिकार प्राप्त है? या आपको सांस लेने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार प्राप्त है, आप जीना चाहते हैं, और भी बहुत सारे अधिकार आपको, संसाधनों का उपयोग, है ना, संसाधनों का उपयोग आपको करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार आपके क्या हो जाते हैं, ये जन्म से प्राप्त अधिकार आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये मानव अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सामान्य परिभाषा हो जाती है जो आपको जन्म से। यदि हम संयुक्त राष्ट्र के आधार पर, है ना, संयुक्त राष्ट्र के आधार पर क्या देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो संयुक्त राष्ट्र बोलता है कि ये अधिकार जाति, है ना, लिंग, है ना, क्या क्या, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी आपकी, उसके बाद आता है भाषा, उसके बाद आता है धर्म, है ना, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं, है ना। इन आधारों पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त अधिकार क्या कहलाते हैं, आपके मानव अधिकार कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। अब मानव अधिकार यदि है, तो मानव अधिकार में शामिल क्या चीजें की जाती है? ठीक है, मानव अधिकार में क्या चीजें शामिल की जाती है? ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या चीज शामिल किया जाता है जीवन, है ना। क्या चीज है? जीवन, और उसके साथ आपकी स्वतंत्रता, है ना। जीवन है ना, जीवन जीने का अधिकार है, और आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले तो जीवन का अधिकार है। यदि आपने जन्म लिया है तो आपको जीवन का अधिकार तो है, और स्वतंत्रता का भी अधिकार है। दूसरे भाग में हम आते, तो दूसरा पार्ट है गुलामी और यातना से मुक्ति, है ना। गुलामी और यातना से मुक्ति, है ना। या तो अब ना तो आपको कोई गुलाम बना के रख सकता है, ना तो आपको कोई यातना दे सकता है ना। इसमें क्या हो जाता है, यदि जीवन जीने का अधिकार है तो आपको यातनाएं तो दी नहीं जा सकती, ना तो आपको खुल के जीवन जीने का, स्वतंत्रता का अधिकार है तो आपको गुलाम तो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, सभी एक दूसरे से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है काम करने का अधिकार। ठीक है, प्लस उसके साथ में यदि काम करते हैं तो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। ठीक है, काम करना है तो उसके लिए आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो काम करने का अधिकार, अशिक्षित लोग भी काम करते हैं तो उनको काम करने का अधिकार भी, शिक्षित लोग भी, शिक्षित वर्ग भी कार्य करता है, दोनों वर्ग कार्य करते हैं तो आपको काम का भी अधिकार है और शिक्षा पाने का भी अधिकार है। उसके बाद एक और चौथे पॉइंट में चलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी प्रकार का विचार व्यक्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन
लेकिन जो आपने विचार व्यक्त करा है वो हमारी संवैधानिक, है ना, और न्यायिक, है ना, संवैधानिक हो सकती है, न्यायिक हो सकती है, या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस ना पहुंचा, है ना, व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस ना पहुंचा, है ना, ऐसे सभी वक्तव्य आप दे सकते हैं, ऐसे सभी वक्तव्य आप बोल सकते हैं कि आप आपकी शिक्षा के लिए बोल सकते हैं, आप आपके जिम्मेदारियों के लिए बोल सकते हैं, आप आपके नौकरी के लिए बोल सकते हैं। ये सभी अधिकार आपको लेने का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, है ना, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि मानव अधिकार और मूल अधिकार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, मानव अधिकार। मानव अधिकार, अब मानव अधिकार क्या होते हैं, है ना, ये बहुत व्यापक अवधारणा है ना, ये बहुत व्यापक अवधारणा है, इसके अंदर बहुत सारे पहलुओं को जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे आप जैसे जन्म लेते हैं तभी आपको एक अधिकार मिल जाता है। ठीक है, जन्म से ही मनुष्य होने के नाते जन्म से ही आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आप सांस ले सकते हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, है ना, संसाधन संसाधन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आप स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। ये सभी अधिकार क्या कहलाते हैं, ये आपके होते हैं मानव अधिकार, कि मानव को ये सभी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किसमें, मूल अधिकार, है ना, मानव अधिकार के अलावा क्या कौन से अधिकार होते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, किसी देश द्वारा, किसी देश द्वारा या सरकार द्वारा, है ना, देश या सरकार द्वारा वहां के नागरिकों को, है ना, देश या सरकार द्वारा वहां के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो अधिकार कौन से कहलाते हैं, हमारे मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वे अधिकार क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, ये कानून बनाकर दिए जाते हैं, ये कानून के माध्यम से दिए जाते हैं, और इन कानूनों का संरक्षण भी किया जाता है। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले हुए राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। राज्य इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, इनका अधिकार का हनन नहीं कर सकता, ये कानूनी रूप से, है ना, ये कैसे कानूनी रूप से बाध्य होते हैं राज्य के ऊपर, कि यहाँ पर कानून है, कानून के आधार पर आपको मिला है, आपको जीवन जीने का अधिकार मिला है ना, आप जीवन जी सकते हैं, आपको नौकरी का अधिकार है ना, राज्य में आपको नौकरी का अधिकार है, आपके लिए वैकेंसीज निकाली जाएगी, है ना, फिर आपको छुआछूत से, है ना, आपको छुआछूत से मुक्ति का अधिकार है, फिर आपको क्या विचरण का अधिकार है, आपको विचरण का अधिकार है, वाक का अधिकार है, वाक अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये सभी अधिकार क्या क्या किए गए हैं, किस आधार पर दिए हुए हैं, कानून बनाकर ये अधिकार आपको प्रदान किए गए। उसके अलावा जितने भी मूल अधिकार हमारे शामिल है ना, वो सभी मूल अधिकार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज जान दीजिए, यदि मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो सर्कल है ये क्या है, मानव अधिकार है ना, तो इसी के अंदर एक छोटा हिस्सा होता है, किस कौन सा, ये होते हैं हमारे मूल अधिकार, है ना, कि सभी सभी मानव अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। सभी मानव अधिकार क्या है, सभी मानव अधिकार क्या है, मूल अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सभी मूल अधिकार मानव अधिकार नहीं हो सकते, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि मानव अधिकार है, जन्म से जैसे ही आपको अधिकार मिल गए वो आपके क्या हो गए, मानव अधिकार हो गए। ठीक है, ये समझ के चलेंगे हम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं मानव अधिकारों का इतिहास। मानव अधिकारों के इतिहास में बात करें, है ना, तो एक स्टेटमेंट थोड़ा सा याद आता है ना, जहां पर बोला जाता है लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना, है ना, मानव को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये किसने बोला था, नेल्सन मंडेला द्वारा बोला गया था, नेल्सन मंडेला द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था। ठीक है, अब यदि हम इसके बारे में चलते हैं, है ना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया, 10 दिसंबर, है ना, 10 दिसंबर 1948, है ना, 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में, कहाँ पर, है ना, पेरिस में इसे अपनाया,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसको अपनाया, जिसके अंदर 30 अनुच्छेद को शामिल किया गया। 30 अनुच्छेदों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इस आधार पर ही क्या किया जाता है, 10 दिसंबर को, है ना, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है इसी आधार पर। ठीक है, ये उसके बाद क्या हुआ 1991 में, 1991, है ना, 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों को एक समूह तैयार किया, सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या किए गए, पेरिस सिद्धांत दिए गए, है ना, पेरिस सिद्धांतों को दिए गए 1991 में। यहाँ पर एक बैठक हुई थी, उस बैठक में किया गया और पेरिस में ही था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पेरिस में था और पेरिस में ही सिद्धांतों को क्या बोला गया, पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो मानव अधिकारों के लिए दिए गए। तो पेरिस सिद्धांत क्या है, मानव अधिकारों के लिए दिए गए सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, है ना, क्या दिया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या तैयार किया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तैयार किया गया। और इसी आधार पर क्या किया गया, भारत में मानव अधिकारों को संरक्षण दिया गया। यह अधिनियम सभी राज्यों को भी, है ना, सभी राज्यों को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है ना, सभी राज्यों को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने का प्रावधान करता है कि इसमें सभी राज्य, जितने भी राज्य होंगे, जैसे हमारे 28 राज्य, तो सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाएंगे, है ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाएंगे और इसके लिए काम करेंगे। आगे हम इसके बारे में फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि बाकी सभी चीजें कैसे कार्य करती है ना। उसके बाद यहीं पर एक चीज हम देख लेते हैं, मानव अधिकार परिषद के बारे में। मानव अधिकार परिषद ये क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय है। क्या है, अंतर सरकारी, है ना, निकाय है। ये एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसे 15 मार्च 2006 को बनाया गया। अंतर सरकारी निकाय है जिसे 15 मार्च 2006 को बनाया गया। ठीक है ना। इसी ने क्या किया है, मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। इसी ने ही मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है ना, मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। अब ये क्या करता है, मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, मानव अधिकार आयोग के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा, है ना, इसका दूसरा भाग है, ये क्या करता है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है ना। यहाँ पर संरक्षण, पहला हो गया संरक्षण, दूसरा क्या करता है, मानव अधिकारों के लिए उल्लंघन की जांच करता है। मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों, है ना, मुद्दों और विषयों पर चर्चा करता है ना। इससे अलग क्या होगा कि ये चर्चा करता है कि मतलब किस आधार पर ये मामला उठाया गया है और किस आधार पर यहाँ पर मानव अधिकार का प्रश्न है या नहीं, इसके ऊपर चर्चा भी करता है, जांच भी करता है और उन सभी का संरक्षण भी प्रदान करता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या बोली गई है 47, है ना, इसमें सदस्यों की संख्या 47 है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक बेसिक था। ठीक है, ये इतिहास के बारे में देखा हमने, है ना। अब देखते हैं हम आगे, है ना, कैसे हमारा आगे का हिस्सा चलता है। अब देखिए, मानव अधिकार परिषद, हाँ, जैसे हमने यहीं पे देख लिया इसके पहले ही मानव अधिकार परिषद के बारे में, तो ठीक है। अब मानव अधिकारों की रक्षा प्रणाली, अब मानव अधिकारों की रक्षा प्रणाली किस आधार पर तय होती है, देखिए सबसे पहले तो, है ना, रक्षा प्रणाली का मतलब ये हुआ कि कैसे किस किस स्तर पर हमने दी हुई है। सबसे पहले 3 स्तर यहाँ पर दिए हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला स्तर होता है यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर। पहला राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, दूसरा राज्य स्तर पर हो गया, और फिर तीसरा होता है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर तीनों आधार पर दिया जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना,
राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। दूसरा राज्य स्तर पर है राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य स्तर पर। और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर होता है मानव अधिकार, मानव अधिकार न्यायालय, है ना। यहाँ पर क्या होता है, मानव अधिकार न्यायालय, जो मानवों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये था, ये क्या था, ये जो हमारी रक्षा प्रणाली है वो किस हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, जिस हिसाब से राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज ही ऐसे चलते चलते चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, मानव अधिकारों का, मानव अधिकारों का प्रहरी, क्या कहा जाता है इसे, मानव अधिकारों को क्या बोला जाता है, प्रहरी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन की बात करें तो 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1993 को, है ना, इसका गठन किया गया। 1993 को इसका गठन किया गया। यदि गठन किया गया तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब देखिए इसके आगे की बात हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एनएचआरसी में और क्या क्या चीज है, यह संविधान द्वारा प्रदत्त अंतरराष्ट्रीय संधियों में उल्लेखित न्याय द्वारा लागू किए जा सकने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के आधार पर मानव को अधिकार प्रदान करता है। यानी ये क्या करता है, को मानव को क्या प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। मानवों को क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। किस आधार पर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समझौतों में जो दिया हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय संधियों में, संधियों में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अधिकार क्या करता है, यहाँ पर मानवों को प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके स्वरूप के बारे में जाने, है ना। ये कैसा निकाय है, सबसे पहले बात करें तो ये सांविधिक निकाय है ना। देखो संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में क्या अंतर। ठीक है, सांविधिक निकाय मतलब सांविधिक, विधि के अनुसार बनाया हुआ, हमने एक विधि बना दी, उसके अनुसार बना दिया, है ना, हमने इसको संविधान में शामिल नहीं करा। ठीक है, इसको संविधान में शामिल नहीं करा हुआ, इसलिए क्या है, सांविधिक निकाय है ना। सांविधिक निकाय है, किसके द्वारा बनाया गया है, संसद द्वारा बनाया गया, है ना। संसद ने अधिनियम पास करके क्या कर दिया गया, एक मानव अधिकार आयोग का निर्माण करा है। ठीक है, अब किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर इसको बनाया गया है। कौन सा अधिनियम, 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो अधिनियम आया था उसके आधार पर ही क्या कर दिया गया, इसको कानून बना दिया गया, एक नियमावली इसकी दे दी गई। ठीक है, अब इसकी और बात करें तो ये कैसा निकाय है, स्वायत्त, है ना। ये क्या कर सकता है, अपने निर्णय खुद ही लेगा, है ना। और अपने निर्णय खुद लेते हुए जैसे जांच करेगा, आगे हम देखेंगे इसके कार्यों में, जैसे जांच कर सकता है, फिर उसके बाद अपने निर्णय लेगा, इसके पास फोर्स होती है, फोर्स होती है, लेकिन ये सजा नहीं दे सक रहा है, अभी ये सजा नहीं दे सक रहा है। और ये थोड़े से ड्रॉबैक भी है, जैसे सजा नहीं दे सक रहा है, प्लस इसकी सिफारिशें होती है बस, है ना। ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है कि ऐसा उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए दंड दिया जाए, और ये खुद दंड नहीं दे सकता। ठीक है, स्वायत्त निकाय तो है ना। लेकिन इसीलिए इसको क्या बोला गया है, यदि ये दो प्रावधान इसमें है ना, तो इसीलिए इसको क्या क्या किया गया है, इसको बोला है अर्ध निकाय। ठीक है, अर्ध निकाय, अर्ध निकाय कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से, इसको पूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं, खुद के कार्य संचालन की शक्ति तो है, लेकिन सजा देने की शक्ति, है ना, और बाकी ये सिफारिश कर सकता है बाकी सब चीजों के लिए, है ना। इससे ज्यादा इसको कोई शक्ति प्रदान नहीं करी गई है। ठीक है, यदि उद्देश्यों की बात करें, है ना, इसके उद्देश्य, है ना, कि क्या क्या उद्देश्य इसके होंगे। ठीक है, मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास को सशक्त और निष्पक्ष करना, है ना। प्रयास जो हो रहे हैं उसको क्या करना, सशक्त, है ना, सशक्त और निष्पक्ष, है ना, सशक्त करना और क्या करना, निष्पक्ष करना।
है ना, प्रयासों को सशक्त कर दो और निष्पक्ष कर दो। सशक्त कर देंगे तो हर व्यक्ति होगा, निष्पक्ष कर देंगे तो हर व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा, है ना, किसी के भी पक्ष में न्याय नहीं होगा। संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत मजबूत करना, संस्थागत, है ना, संस्थागत जो व्यवस्थाएं हैं, है ना, उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा। संस्थागत मजबूती आएगी तो हमारे काम क्या होंगे, जल्दी होंगे। हमारे कार्य, जैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है उसकी बातचीत और उसके बारे में सभी चीजें जल्दी जल्दी होगी। मानव अधिकारों संबंधित समस्याओं का समाधान करना, है ना, समस्याओं का समाधान करना, यदि समस्या को समाधान जल्दी होगा तो जल्दी न्याय मिल पाएगा, ठीक है, तो न्याय में देरी नहीं होगी। तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी होगी, ठीक है ना। कब हुआ था, 1993 में बना था, दिल्ली में मुख्यालय है ना। मानव अधिकारों को प्रदान करता है, मानवों को किसके आधार पर, संधियों के आधार पर प्रदान करता है। और सांविधिक सांविधिक निकाय है, यहाँ पर याद रखिएगा, सांविधिक निकाय है, स्वायत्त निकाय है, लेकिन अर्ध निकाय है। अर्ध निकाय इसलिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से अपने बातों को मनवा नहीं सकता है। ये इसके द्वारा दी गई सिफारिश क्या होगी, बाध्यकारी नहीं होगी, है ना। केंद्र चाहे तो माने या तो ना माने, अगर संसद द्वारा इसका निर्माण किया गया है ना। मानव अधिकार, है ना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर बनाया गया, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। इससे संबंधित परिभाषाएं, है ना, मानव अधिकार से संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। अब यदि हम वर्णन की बात करें, है ना, सबसे पहले हम वर्णन की बात करते हैं, तो वर्णन किस में दिया हुआ है, धारा धारा 2 में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है किसका, मानव अधिकार आयोग का। मानव अधिकार आयोग, उसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं धारा किसकी, धारा 2B की, धारा 2B की बात करते हैं। धारा 2B में क्या दिया हुआ है, अध्यक्ष की परिभाषा, किसकी परिभाषा दी हुई है, अध्यक्ष की यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन सा, अध्यक्ष कौन सा होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार का भी और राज्य मानव अधिकार का भी। राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष कौन होगा और राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, किसमें दिया हुआ है, 2B में ये परिभाषा दी गई है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, मुख्य परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्य परिभाषाओं की बात करते चलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, धारा 2D की बात करते हैं। धारा 2D, इसमें मानव अधिकार की परिभाषा दी हुई है, इसमें मानव अधिकार की परिभाषा दी हुई है ना। मानव अधिकार की परिभाषा की मानव अधिकार क्या होंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मानव को प्राप्त अधिकार, है ना। लेकिन एक और चीज है, धर्म, जाति, लिंग लिंग और आदि आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं धारा 2C, धारा 2C की बात करते हैं, है ना। धारा 2C में क्या दिया हुआ, आयोग, है ना, किसको परिभाषित किया है, आयोग की। आयोग मतलब क्या होगा, ठीक है, आयोग मतलब क्या की क्या होगा। अब आयोग के बारे में ऐसा बोला हुआ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धारा 3 में गठित, धारा 3 में गठित जो निकाय होगा वो क्या कहलाएगा, वो आयोग कहलाएगा। धारा 3 में जो गठित होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आयोग कहलाएगा। उसके बाद हम चलते हैं धारा, आगे की धारा की बात करते हैं, धारा 2G की बात करते हैं। अब 2G में क्या दिया हुआ है, सदस्य की परिभाषा, सदस्य की परिभाषा की, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, कौन व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। अब इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भी होंगे, और किसके, राज्य के। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल है, कौन कौन व्यक्ति शामिल है, और राज्य मानव अधिकार, इसमें संख्या कितनी होगी, है ना, संख्या और ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, धारा एक और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, धारा 2N, है ना, धारा दूसरे का N, ठीक है। अब इसमें धारा 2N नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके आगे। अब क्या थी, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, है ना, जिसमें NHRC के बारे में बताया हुआ है ना। उसके बाद अध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है, किसमें, 2B में अध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है, D में बताया हुआ है मानव अधिकार आयोग की परिभाषा, 2C में बताया हुआ है आयोग, है ना। तो कौन कौन सा, जो आयोग धारा 3 में दिया हुआ है वही आयोग
है ना, जिसमें गठन दिया हुआ है, वही आयोग क्या होगा, मानव अधिकार आयोग हुआ। 2G में क्या दिया हुआ है, सदस्य। जी से ऐसे याद रखे, ग्रुप, ग्रुप है ना, तो ग्रुप किसका है, सदस्यों का, सदस्यों का ग्रुप है, तो ऐसे याद रखे कि धारा 2D में क्या, या जी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये थी हमारी मुख्य परिभाषाएं जो आपको याद रखने योग्य है ना। संपूर्ण सभी परिभाषाएं याद रखने लायक नहीं है। आगे चलते हैं, इसका गठन, गठन के बारे में हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। तो गठन कौन करेगा, सबसे पहले तो गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, गठन कौन करेगा, यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाएगा। यदि गठन किया गया तो प्रथम गठन कब किया गया, पहली बार, सबसे पहली बार गठन कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993, है ना, 12 अक्टूबर 1993 को सबसे पहली बार गठन किया गया। गठन की धारा कौन सी है, अभी हमने बताया था धारा 3, है ना, धारा 3 में क्या है, गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसकी संरचना के बारे में हम देखें तो कुल कितने सदस्य होंगे इसमें, कुल कितने सदस्य हो सकते हैं इसके अंदर, कुल सदस्य होंगे 13, है ना। किसमें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने होंगे सदस्य, कुल 13 सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे। अब यदि ये सदस्य होंगे तो ये सब कहीं ना कहीं तो होंगे, तो ये कहां पर होंगे, दिल्ली में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, दिल्ली में, दिल्ली में हेडक्वार्टर होगा। लेकिन केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत के अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं लगाई जा सकती है ना। अन्य स्थान, है ना, अन्य स्थान पर भी क्या किया जा सकता है, इसको बैठाया जा सकता है और वहां पर भी इसी अपनी वार्ताएं कर सकता है, या फिर जो अपनी कार्यवाही है, कार्यवाही का संचालन कर सकता है। ठीक है, ये था इसका गठन, है ना। और इसी आधार पर आप याद रखें, है ना, कि प्रथम केंद्र सरकार करती है, धारा 3 में दिया हुआ है, 12 अक्टूबर 1993 की बात कर रहे हैं हम, तब पहला हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या कुल है 13, हेडक्वार्टर है दिल्ली, और अन्य स्थानों पर भी इसके क्या हो सकता है, मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसके संरचना के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं, तो संरचना को याद रखिएगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो संरचना में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष कहलाए, है ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, जो कहां से होगा, सुप्रीम कोर्ट, जो कहां से होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, सेवानिवृत्त, है ना, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, है ना, या तो मुख्य न्यायाधीश ले लो, है ना, या फिर न्यायाधीश ले लो, है ना, जो क्या हो चुका है, सेवानिवृत्त, है ना, सेवानिवृत्त, या तो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या तो न्यायाधीश हो सकता है, जो क्या होगा, इसके अंदर शामिल होगा, इसके सदस्यों में। ठीक है, जो क्या कहलाएगा, इसका अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अन्य सदस्यों की बात करते हैं। ठीक है, अन्य सदस्यों की बात करें, है ना, सबसे पहले सामान्य सदस्यों में दो आधार पर सदस्यों को विभाजित किया जाता है ना, दो आधार पर सदस्यों को विभाजित किया जाता है। सबसे पहले होते हैं गैर न्यायिक। ठीक है, जैसे ये न्याय से संबंधित है ना, न्यायिक सदस्य हुआ, तो वैसे ही क्या होता है, गैर न्यायिक सदस्य होता है। ठीक है, अब गैर न्यायिक सदस्यों में कौन शामिल होगा, गैर न्यायिक सदस्यों में शामिल होंगे 3 सदस्य। गैर न्यायिक सदस्य कितने होंगे, 3 सदस्य होंगे, जिसमें क्या होगा, पहला मानव अधिकार, मानव अधिकार का क्या होगा, ज्ञाता, जो व्यक्ति मानव अधिकार का ज्ञाता है या फिर उसको मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, है ना, मानव अधिकारों का ज्ञाता होगा। उसके अलावा एक और शर्त है इसके अंदर, दूसरी शर्त क्या बोलता है, इसमें एक महिला अनिवार्य, है ना, इसमें क्या होगा, एक महिला अनिवार्य, मतलब ये 3 सदस्यों में से एक, हमेशा एक महिला होगी, है ना, तो तीनों मानव अधिकारों के ज्ञाता कहलाएंगे, तीनों मानव अधिकारों के ज्ञाता जिसमें एक महिला होगी। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, है ना, जिसमें किसकी बात की गई है, न्यायिक सदस्यों की, है ना, न्यायिक सदस्यों की बात की गई है। अब ये न्यायिक सदस्य कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो, न्यायिक सदस्य में पहला अपन देखते हैं प्रथम सदस्य, है ना, न्यायिक सदस्यों में पहला सदस्य जो होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त
है ना। यहाँ पर दोनों चीजें याद रखे, सेवानिवृत्त या फिर पदस्थ, सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है या फिर पदस्थ न्यायाधीश हो सकता है जो अभी भी पद पर है। प्रथम सदस्य ये होगा, है ना। इसके बाद हमारा क्या होगा, द्वितीय, है ना। कौन सा सदस्य, द्वितीय। अब द्वितीय सदस्य कौन होगा, हाई कोर्ट। द्वितीय सदस्य कहां से आएगा, हाई कोर्ट। यहाँ पर भी दोनों चीज है ना, सेवानिवृत्त या फिर पदस्थ, है ना। सेवानिवृत्त या पदस्थ, यहाँ पर बात की गई है मुख्य न्यायाधीश, है ना। किसकी, मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ न्यायाधीश है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या हो गया, यहाँ पर अध्यक्ष हो चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर न्यायाधीश लिया जाएगा केवल। यहाँ पर कौन होगा, केवल न्यायाधीश होगा, जो क्या होगा, यहाँ पर पदस्थ होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश, किसमें, NHRC में क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, कौन कौन सदस्य होते हैं, प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, ठीक है। तो अपने यहाँ पर टोटल कितने होते जा रहे हैं, सबसे पहले एक सदस्य कहाँ से आया, यहाँ से, जो क्या हो गया, अध्यक्ष। फिर यहाँ से 3 सदस्य और आए, है ना, 3 सदस्य और आए। फिर 2 सदस्य अन्य, 2 सदस्य क्या थे, ये गैर न्यायिक थे, और ये न्यायिक सदस्य थे, ये तो अध्यक्ष अलग ही हट गया, ठीक है। फिर अभी टोटल कितने हो गए, 3 4 5 और एक 6, 6 सदस्य हमारे यहाँ से आ चुके। अब देखिए आगे सदस्यों की बात करते हैं, है ना। आगे जो सदस्य आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो आगे कौन से सदस्य होंगे, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, जो सीधे सीधे यहाँ पर पद धारण करें। ऐसे सदस्य जो क्या करते हैं, सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर पद धारण करते हैं, वो सदस्य किसे कहलाते हैं, पदेन सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, पदेन सदस्यों में भी यहाँ पर भी कैटेगरी है। सबसे पहले हमारा हो जाता है चलो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, महासचिव। सबसे पहला क्या हो जाएगा, महासचिव, है ना। महासचिव कौन होगा, जो आयोग का, है ना, जो आयोग का CEO होगा, जो आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो क्या हो जाएगा, महासचिव कहलाएगा इसका, ठीक है। सचिव कौन कहलाएगा, महासचिव, जो इसका CEO होगा। अब देखो उसके आगे कौन कौन आने वाला है, ठीक है। अब यहां से, है ना, यहां से 7 अन्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। 7 अन्य सदस्यों को और शामिल किया जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर कौन कौन से आते हैं, सुनते जाओ आराम से। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा। दूसरा होगा, है ना, दूसरे की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। दूसरा, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाएगा महिला, चौथे नंबर पे आ जाएगा महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो भी होगा वो यहाँ पर शामिल होगा। उसके बाद होगा ओबीसी, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद छठे नंबर पर विकलांगों का मुख्य आयुक्त, इसका, विकलांगों का, है ना, विकलांगों का जो मुख्य आयुक्त होगा वो भी इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है। और उसके बाद सातवां और एकदम अंतिम सदस्य जो होगा, बालकों के हितों का संरक्षण करने वाले आयोग का अध्यक्ष, है ना, बालकों के हितों का, है ना, बालकों के हितों का संरक्षण करने वाले आयोग का अध्यक्ष। तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। ये 7 हो गए, है ना, 7 सदस्य ये भी हुए, और एक सदस्य ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और ये एक और सदस्य, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य सदस्य थे, जिसके अंदर हमने कैसे से बात करी। सबसे पहले हमारा एक अध्यक्ष होगा, है ना। उसके बाद 3, है ना, 3 प्रमुख सदस्य होंगे, 3 प्रमुख सदस्य होंगे, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, गैर न्यायिक सदस्य की बात करेंगे। तो गैर न्यायिक सदस्य क्या हो जाएंगे हमारे 3, ये होगा गैर न्यायिक सदस्य हमारे 3 होंगे, 3 गैर न्यायिक होंगे, और 2 न्यायिक सदस्य होंगे। ये 2 न्यायिक सदस्य हो गए, है ना। तो उसमें पहला सदस्य कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश, और दूसरा सदस्य होगा हाई कोर्ट का, है ना, सेवानिवृत्त या पदस्थ मुख्य न्यायाधीश। दोनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके बाद 7 अन्य सदस्यों को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे अल्पसंख्यक आयोग, ST/SC आयोग, ST/SC आयोग, महिला आयोग, ओबीसी आयोग, विकलांग आयोग, और बालकों के हितों के संरक्षण का आयोग का
इनके सभी के अध्यक्ष, ये 7 सदस्य यहाँ पे शामिल किए जाएंगे और एक महासचिव होगा जो सीईओ होगा, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। कहाँ तक हमने देख लिया? संरचना तक हम आ चुके, है ना। हमने यहाँ पर किस में देख क्या क्या देख लिया है? हमारे इसकी संरचना देख लिए, ये इसकी संरचना होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखें, अब देखते हैं एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, है ना। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, है ना। यदि नियुक्ति की बात करें, है ना, यदि हम नियुक्ति की बात करते हो तो नियुक्ति किसमें दी हुई है? धारा 4 में क्या दिया हुआ है? नियुक्ति की बात करते हैं कि धारा 4 में सभी अध्यक्ष, सदस्य और जिनकी सबकी नियुक्ति क्या होगी? धारा 4 में होगी। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? सभी की राष्ट्रपति यहाँ से नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति तो नियुक्त करेगा, लेकिन, है ना, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के बाद भेजने के लिए यदि राष्ट्रपति के पास सदस्यों की सिफारिश भेजनी है तो कौन करेगा? है ना, तो इसके लिए क्या होगी? चयन समिति होगी। क्या होगी? चयन समिति होगी। जो क्या होगी? चयन समिति अपनी सिफारिशें देगी और सिफारिशों के आधार पर ही इनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब चयन समिति में, है ना, इस चयन समिति में कौन कौन शामिल? चयन समिति में जो होगा अध्यक्ष, इस चयन समिति का अध्यक्ष यहाँ पर क्या होगा? प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री जो होगा वो क्या होगा? चयन समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद सदस्य होंगे। ठीक है, चयन समिति के अन्य सदस्य आएंगे। अब चयन समिति में कौन कौन से सदस्य है, ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। ये भी हमारे महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी हमने जो देखा, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी की कौन कौन से सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर, लोकसभा स्पीकर यहाँ पर शामिल होंगे। फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता कौन होता है? जो जो पार्टी सरकार में होती है, बहुमत में होती है, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हुए होते हैं, उसका नेता, है ना, उसका नेता क्या होता है? विपक्ष का नेता कहलाता है। उसके बाद कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो होगा इसका सदस्य होगा। ठीक है, राज्यसभा का, उसके बाद राज्यसभा का सभापति, है ना, राज्यसभा का, सॉरी, राज्यसभा का उपसभापति, है ना, इसमें शामिल किया जाएगा राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उपसभापति यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता। तो ये कितने सदस्यों की, मतलब ये यदि चयन समिति की बात करें तो एक क्या है? अध्यक्ष है, और एक, दो, तीन, चार, पांच, और क्या है? 5 सदस्य है। एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों से मिलकर 6 सदस्यों की टीम बनती है, जो क्या करेगी? एनएचआरसी के सदस्यों को नियुक्त करेगी, एनएचआरसी के सदस्यों को नियुक्त करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने लायक है ना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी भी पदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही की जाएगी। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट में से यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है सुप्रीम कोर्ट में से और हाई कोर्ट में से, है ना, तो ये न्यायाधीश की नियुक्ति जो हो रही है तो सीजेआई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछकर ही नियुक्ति की जाएगी इनकी, है ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर एक और मुख्य पॉइंट आ जाता है कि चयन समिति में किसी भी रिक्त, है ना, किसी भी रिक्ति के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति अविधि मान्य नहीं होगी। यदि हम बोलते हैं कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से हमने बोला कि यदि जैसे अभी वर्तमान में यहाँ पर विपक्ष का नेता नहीं है ना, तो विपक्ष का नेता नहीं है, यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो यदि हम नियुक्ति करते हैं तो ये अविधि मान्य होगी क्या? नहीं, ये अविधि मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देख लिया?
यहाँ पर हमने देख लिया है पद सदस्यों की नियुक्ति तक। इसके आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में, इसके दूसरे भाग में, एनएचआरसी के दूसरे भाग में देखेंगे, और हम आएंगे इसी को, इस आधार पे ही, इसी आधार पर चलते चलेंगे और ख़त्म करेंगे। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम इसी के और आगे बहुत सारे आयोगों के पार्ट्स लेकर आते रहेंगे। सभी आयोगों के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। ये पहला भाग था। मानव अधिकार आयोग का दूसरा भाग आएगा और हम उसके अंदर मानव अधिकार आयोग पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।